अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 18 है दी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये एटम किस वेवलेंथ की लाइट को इमिट कर रहा है और कितनी इंटेंसिटी है उस लाइट की। So the study about investigation of wavelength and intensities of electromagnetic radiation emitted or absorbed by atoms। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन है जो पास पेपर में भी आ चुकी है। अब आप समझते हैं, जैसे हमें पता है कि दो तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट को इमिट कर रहा है और इस लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो ये वेरियस कलर्स में टूट जाएगी और ये वेरियस कलर्स का जो बैंड बनेगा, इस बैंड को हम कहेंगे, यानी ये जो आप वेरियस कलर्स देखेंगे इस बैंड को हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट emits light and allows to pass through the prism, it disperses into various wavelength and this is known as the emission spectra। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? आप सपोज करें ये हमारा एक सोर्स है, ये कंटिन्यूअस ये सारे कलर्स की लाइट को इमिट कर रहा है और ये लाइट हम अलो कर रहे हैं कि इस ट्यूब में से पास हो। इस ट्यूब में एक हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो ये लाइट जब इस पे पड़ेगी तो इस ट्यूब में जितने जो भी एटम्स होंगे वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ये एब्जॉर्ब करने के बाद हम ये लाइट प्रिज्म से पास करेंगे। तो जब हम ये लाइट प्रिज्म में से पास करेंगे, सपोज करें अगर इसके पास रेड कलर की लाइट भी थी, ब्लू कलर की लाइट भी थी, सपोज करें अगर इसने रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब की तो बाकी ब्लू कलर की लाइट हमें इस स्पेक्ट्रम में नजर आएगी। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमें वो कलर्स मिलेंगे जो हमारे ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब नहीं किए होंगे, जो एब्जॉर्ब किए होंगे वो वहाँ पे शो नहीं होंगे। सो when a light from a source is allowed to absorb by object then allowed to pass through the prism, then this spectrum is called absorption। याद रखिएगा, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं और उसमें अगर हम ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ठीक है, या उसमें हम सारे कलर्स की लाइट देख रहे हैं पर सिर्फ उसमें रेड कलर की लाइट नहीं है, तो इसका मतलब है इसने रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अब जब दोबारा ये लाइट इमिट करेगा ना, जब हम इसका इमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो इसके इमिशन स्पेक्ट्रम में सिर्फ रेड कलर की लाइन ही हमें मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होंगी वो इमिशन स्पेक्ट्रम में नहीं होंगी और जो लाइंस इमिशन स्पेक्ट्रम में होंगी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा एक ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। So emission spectra and absorption spectra of an object are complementary of each other। यानी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइंस मौजूद होंगी वो इमिशन में नहीं होंगी और जो इमिशन में मौजूद होंगी वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा के 3 टाइप्स होते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक लाइन स्पेक्ट्रम, एक बैंड स्पेक्ट्रम। ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है ये वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सारे वेवलेंथ जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे सन की लाइट है, सन की लाइट अगर हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो सारे जो कलर्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बाद हम बात करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम की। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें कुछ कलर्स होते हैं और कुछ कलर्स नहीं होते, यानी कुछ वेवलेंथ मौजूद होती हैं और कुछ वेवलेंथ की जगह पे डार्क लाइंस होती हैं, तो हम उसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे अगर आप बात करें जो एटम्स लाइट इमिट करते हैं वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे
अगर हम बात करें जैसे हमारे पास सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम जब लाइट इमिट करता है तो उसमें सिर्फ येलो कलर्स की लाइंस आती हैं, बाकी किसी भी कलर की लाइंस नहीं आती, तो हम कहते हैं कि ये इसका लाइन स्पेक्ट्रम है। उसके बाद होता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम हमेशा मॉलिक्यूल्स इमिट करते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कोई भी लाइट इमिट करते हैं तो वो हमेशा एक वेवलेंथ के ग्रुप्स के फॉर्म में होती है, यानी वेरियस बैंड्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, इसलिए हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स इमिट दी बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और आपसे डिस्कस करेंगे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आपने सुना होगा, 9th में पढ़ा होगा कि रुदरफोर्ड ने सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया था। सबसे पहले तो जे थॉम्सन ने दिया था, उसके बाद रुदरफोर्ड ने दिया था। रुदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा रेज इसने फायर किए थे। तो इसने देखा था कुछ अल्फा रेज जो हैं बाउंस बैक हुए, कुछ अल्फा रेज एंगल पे डेविएट हो गए और कुछ अल्फा रेज सीधे चले गए। जो अल्फा रेज सीधे चले गए, ठीक है, जो अल्फा रेज बाउंस बैक हुए, इसका मतलब है कि एटम की जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि अल्फा रेज पे भी पॉजिटिव चार्ज होती है, जब पॉजिटिव चार्ज के साथ जाके स्ट्राइक करेगी तो वो रिपेल होगी। तो मोस्ट ऑफ अल्फा रेज बाउंस बैक। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट कॉल्ड न्यूक्लियस, और वो पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है जिसको हमने न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस को डिस्कस करने वाला भी रुदरफोर्ड था। उसके बाद है मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पासेस विदाउट डिफ्लेक्शन, और कुछ अल्फा रेज ऐसे थे जो सीधे चले गए। जो अल्फा रेज सीधे चले गए, इसका मतलब है एटम का बहुत सारा हिस्सा जो है वो एम्प्टी है, खाली है। मोस्ट ऑफ अल्फा रेज डेविएटेड एट सम एंगल्स, और कुछ अल्फा रेज कुछ एंगल्स पे डेविएट हो गए। ये डेविएट इसलिए हुए क्योंकि इनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ था। तो हम कहते हैं कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस को। तो ये रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स है। पर आपको पता है रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसका मेजर ड्रॉबैक था कि वो कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट आउट करता है और फाइनली जाके न्यूक्लियस में गिर जाता है, यानी एटम की इनस्टेबिलिटी को बता रहा था। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है ये हम कहते हैं कॉम्बिनेशन है। इसके कुछ बातें क्लासिकल फिजिक्स को सपोर्ट करती हैं और कुछ बातें क्वांटम कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं। जैसे इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। इसका पोस्टुलेट नंबर 1 है कि इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव्स इन दोज ऑर्बिट्स वेयर इन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π, यानी एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो हमेशा क्वांटाइज होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा उन ऑर्बिट्स में घूमेगा जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको पता है फर्स्ट शेल के लिए 1 लेते हैं, सेकंड शेल के लिए 2 लेते हैं। दूसरा पोस्टुलेट है नील बोर दूसरा पोस्टुलेट दे रहा है, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन एक मखसूस शेल्स में होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली लाइज इन दोज ऑर्बिट्स हुज एनर्जी इज फिक्स, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा उन ऑर्बिट्स में होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, और उन ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी फिक्स होती है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में होता है तब तक वो एनर्जी ना गेन कर सकता है ना लॉस कर सकता है, क्योंकि उस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी फिक्स होगी, सेकंड ऑर्बिट में है तो उनकी एनर्जी फिक्स होगी, और उन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी एनर्जी यहाँ पे फिक्स होगी। द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी इन स्टेशनरी ऑर्बिट। सपोज अगर आप कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मूव कर रहा है, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में मूव करता रहेगा तब तक ये ना एनर्जी को गेन करेगा ना ये लॉस करेगा, क्योंकि ये स्टेशनरी ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप from one energy level
इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। यानी आप समझें कि ये अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप लगा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप लगाएगा तो या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा? तो हम देखेंगे अगर वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप लगाएगा तो हायर एनर्जी लेवल, जब हायर एनर्जी लेवल से वो जंप लगाएगा लोअर एनर्जी लेवल, तो हम कहेंगे इसने जब वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप लगाएगा हाई एनर्जी लेवल, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब है कि इनिशियल जो एनर्जी थी, जो इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की थी वो कम थी और फाइनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गई, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से जंप लगाता है हायर एनर्जी लेवल पे। तो मैंने लिखा है इफ EF इज ग्रेटर देन EI, तो इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। पर जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप लगाता है लोअर एनर्जी लेवल, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी इमिट की है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जंप लगाएगा तो 2 पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी और 1 पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस की है। यानी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लॉस करेगा तो फाइनल ऑर्बिट में एनर्जी जो होगी वो कम होगी और इनिशियल ऑर्बिट में वो एनर्जी ज़्यादा होगी। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप लगाता है तो वो एनर्जी को इमिट करता है, पर जब लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो आप ये लिखें, आप ये नोट करें, तो फिर हम आगे कुछ और टॉपिक डिस्कस। अच्छा, अब हम कुछ डेरिवेशंस आपसे डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के रिजल्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे। तो एक है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको पता है बोर्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो हाइड्रोजन एटम पे दिया है। तो हाइड्रोजन एटम का अगर आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना चाहेंगे तो उसका फार्मूला होगा 4πε0 h कट। ये जो h कट होता है ना, ये h/2π के बराबर होता है। तो 4πε0 h कट स्क्वायर अपॉन me स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब है कि आप कौन से ऑर्बिट का फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो पूरा है ना, ये पूरा कांस्टेंट है और अगर आप इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये जो 0.53 एंगस्ट्रॉम है ना, हम कहते हैं ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है और हम इसको बोहर्स रेडियस भी कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी ऑर्बिट का रेडियस चाहिए, सेकंड का चाहिए, थर्ड का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो a0 होगा, सेकंड का 4a0 होगा, थर्ड का 9a0 होगा। यानी n स्क्वायर से ऑर्बिट बढ़ता जाएगा। अगर आप रेशियो निकालेंगे ना ऑर्बिट्स के, तो ऑर्बिट्स के रेशियो आएंगे 1, 4, 9, 16, इस तरीके से रेशियोज बनेंगे, यानी n स्क्वायर से बनेंगे। उसके बाद है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है -m e⁴ 34 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ये एक पूरा कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किसी भी अगर हमें ऑर्बिट में चाहिए, सपोज सेकंड ऑर्बिट में चाहिए या थर्ड ऑर्बिट में, तो हम लिखेंगे E0 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यानी फिर हम n स्क्वायर से डिवाइड करते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी होगी -13.6।
माइनस जो है ना ये शो कर रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के साथ बाउंड है, यानी फर्स्ट में होगा तो इसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सेकंड में होगा, यानी अगर ये फर्स्ट है, अगर सेकंड में आ जाएगा तो इसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, तो ये होगा -3.6। देखें ये एनर्जी नेगेटिव में है, इसका मतलब है जितना नेगेटिव नंबर होता है जितना नेगेटिव नंबर बड़ा होता है उतना वो हकीकत में छोटा होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में कम है, सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा है। तो सेकंड ऑर्बिट में इसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से जब आप थर्ड ऑर्बिट में फाइंड करेंगे तो आप 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और थर्ड ऑर्बिट में इसकी एनर्जी है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप फोर्थ ऑर्बिट में फाइंड करेंगे तो इसकी एनर्जी है -13.6 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, यानी इसकी एनर्जी अब होगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है ना तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट में है, पर जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट्स में होता है ना तो हम कहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। यानी इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में हो, थर्ड ऑर्बिट में हो या फोर्थ ऑर्बिट में हो तो हम कहेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो गया है। एक्साइटेशन स्टेट टेम्पररी स्टेट होती है, थोड़ी देर के बाद वापस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे होगा ना तो हम कहेंगे ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, और जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होगा तो ये कहेंगे सेकंड एक्साइटेशन स्टेट है, और जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होगा, फोर्थ ऑर्बिट में होगा तो हम कहेंगे ये थर्ड एक्साइटेशन स्टेट है। यानी जब ग्राउंड स्टेट पे होगा तो उसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे, जब सेकंड शेल में होगा तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट होगी, जब थर्ड शेल में होगा सेकंड एक्साइटेशन होगी, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो मैंने एनर्जी का डायग्राम बनाया है ये समझ लें। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था तो इसकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में था तो उसकी एनर्जी हो गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब वो थर्ड में था तो उसकी एनर्जी हो गई -1.51। जब फोर्थ में है तो उसकी एनर्जी हो गई -0.58। यानी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में होगा उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव एनर्जी ये शो करती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है। एक बात याद रखें, जब n =∞ हो जाएगा, जब हम बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे n =∞, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे अब ये इलेक्ट्रॉन हमारे एटम का हिस्सा नहीं रहा है, और हम अपने एटम को कहेंगे कि वो आयोनाइज हो गया है। यानी आयोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से उठाकर n =∞ तक ले जाते हैं। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से मूव करवाकर n =∞ तक ले जाएंगे तो हम कहेंगे हमने एटम को आयोनाइज कर दिया है, यानी हमने एटम का इलेक्ट्रॉन डिसएंगेज कर दिया है। ठीक है, पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करवाते हैं, या थर्ड में मूव करवाते हैं, या फोर्थ में मूव करवाते हैं, तो इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहे हैं। तो एक्साइटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से उठा के सेकंड ऑर्बिट में रखते हैं, थर्ड में रखते हैं, या फोर्थ या किसी भी हायर एनर्जी लेवल में हम रख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को जब हम ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं एक्साइटेशन। पर जब हम इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से लेके जाते हैं और n =∞ तक लेके जाते हैं तो फिर इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, एक्साइटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, एंड व्हाट इज आयोनाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, it is the process to move, या ऐसे समझे, it is the process to remove द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो हम उसको आयोनाइज कहेंगे। सिंपल मतलब यह है कि हम n =1 से ले गए और उसको n =∞ तक ले गए, तो ये हम कहेंगे आयोनाइजेशन। ठीक है, अब एक्साइटेशन करने के और आयोनाइजेशन करने के मेथड्स होते हैं। हम एक्साइटेशन देखें, अगर हमें एक्साइटेशन करना है, अगर हमें जो है एक्साइटेशन करना है तो एक्साइटेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राउंड
स्टेट पे इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा इसको हम एनर्जी देंगे। जब ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, जब हम इसको एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सेकंड एनर्जी लेवल पे भी जा सकता है, थर्ड एनर्जी लेवल पे भी जा सकता है, फोर्थ पे भी जा सकता है। अगर हम सपोज करें फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि हम जो अपने इलेक्ट्रॉन को हैं ग्राउंड से लेकर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी में ले जाते हैं, यानी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दो एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दो एनर्जी का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट एक्साइटेशन से मुराद है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से ले जाएंगे और यानी हम फर्स्ट एनर्जी लेवल से ले जाएंगे सेकंड एनर्जी लेवल तक। तो इस दौरान जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर हम सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को n=1 से ले जाएंगे n=3 तक। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इन दो एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। तो जब हम इन दो एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस आएगा हमारे पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर जब हम थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि हम n=1 से लेकर n=4 तक ले जाएंगे। और अगर आप फोर्थ शेल में देखें तो एनर्जी ये है, फर्स्ट शेल में ये है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम एक्साइटेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी और थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। एक बात आप और भी याद रखें, देखें पहले वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में गैप ज्यादा है, पर आगे जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप भी कम होता जाएगा। यानी पहले अगर आप इन दो में डिफरेंस देखें ज्यादा है, इन दो में डिफरेंस देखें कम है, फिर इनमें देखें और कम है, तो बाकी के ऊपर वाले जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपस में क्लोज होते जाते हैं। तो ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब ये हम डिस्कस करेंगे कि अब एक और इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है। देखें अगर मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट पे था, अगर उस इलेक्ट्रॉन को 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन मिलेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन एब्जॉर्ब करेगा? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वो फोटॉन एब्जॉर्ब कर सकता है जो इन दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस हो, या इन दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस हो, या इन दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस हो। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, 12.09 का कर सकता है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर सकता है। पर जैसे कि मैं कह रहा हूं क्या इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटॉन एब्जॉर्ब कर सकता है? तो इसका जवाब होगा ये नहीं करेगा। यानी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होगा इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, और वो फिक्स अमाउंट कितना होगा? 10.2 भी हो सकता है, 12.9 भी हो सकता है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मेथड्स होते हैं एक्साइटेशन करने के, या हम कहते हैं आयोनाइजेशन करने के, हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो हम आयोनाइजेशन करने के लिए या एक्साइटेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, और एनर्जी हम 3 तरीकों से दे सकते हैं। एक है थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन में हम क्या करते हैं कि हम अपने एटम को हीट करते हैं। जब हम हीट करते हैं तो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट्स पे चले जाते हैं। या होता है फोटॉन एक्साइटेशन। फोटॉन एक्साइटेशन में हम क्या करते हैं, एटम्स के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। जब हम एटम्स के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो वो उससे फोटॉन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाते हैं। या होता है इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन, या हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देते हैं। जब हम उनको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम डिफाइन करेंगे। एक होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन भी कर सकते हैं, तो हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या है, तो हम कहते हैं द पोटेंशियल
the potential required to excite the electron from ground state to excitation state। और अगर आप कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? द पोटेंशियल डिफरेंस required to move the electron from ground state to, या ऐसे कह सकते हैं the potential difference required to remove the electron from एटम। अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो हम उस एटम को एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, हम उसको एक वोल्टेज देंगे और वो वोल्टेज कहलाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे अगर आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर आपको चाहिए हाइड्रोजन की, तो आपको पता है हाइड्रोजन की एनर्जी जीरो करने के लिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो करने के लिए आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का होगा वो हाइड्रोजन के लिए 13.6 वोल्ट होगा, क्योंकि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल का यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें 5 सीरीज होती हैं। एक सीरीज अल्ट्रावायलेट के लिए होती है, एक सीरीज विजिबल के लिए होती है और 3 सीरीज इंफ्रारेड के लिए होती है। तो ये एक फार्मूला भी है, ये है रायबर्ट कांस्टेंट है, इसको हम रायबर्ट कांस्टेंट कहते हैं, रायबर्ट कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है 1.09 × 10⁷ पर मीटर। तो ये जो रायबर्ट कांस्टेंट है और 1/λ, लेमडा हम कहते हैं वेवलेंथ को, और ये हमारे फार्मूला है 1/NF² - 1/NI²। NF का मतलब है कि फाइनल, यानी वो जो है आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया है, और NI का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे था। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, सपोज हम कह रहे हैं लाइमैन सीरीज। तो लाइमैन सीरीज में क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर वो जंप लगाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, तो हम कहेंगे ये लाइमैन सीरीज है, और लाइमैन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन के लिए होती है। सपोज करें अगर इलेक्ट्रॉन 5th में था, तो ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन है, और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ गया, यानी ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आकर वो जंप लगाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, तो हम कहेंगे ये लाइमैन सीरीज को इमिट करेगा। यानी जंप कहाँ से लगा सकता है? सेकंड ऑर्बिट से लगा सकता है, थर्ड से लगा सकता है, 4 से 5 से, कहाँ पे जंप लगाएगा? फर्स्ट पे। उसके बाद दूसरी सीरीज है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कैसे बनती है? तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर वो जंप लगाएगा सेकंड एनर्जी लेवल पे, तो एनर्जी इमिट करेगा, और वो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो उस स्पेक्ट्रम को कहेंगे कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम बनेगा। यानी इसमें जो फाइनल स्टेट होगी वो 2 होगी, और लाजमी है इनिशियल स्टेट 2 से ऊपर होगी, यानी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर इलेक्ट्रॉन 5 से जंप लगाएगा 2 पे, या 5 या 4 से जंप लगाएगा 2 पे, या 3 से जंप लगाएगा 2 पे, तो हम कहेंगे ये विजिबल सीरीज को इमिट करेगा। उसके बाद है हमारे पास पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन के लिए होती है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा थर्ड पे, यानी इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट इसकी 3 होगी। इनिशियल स्टेट मतलब 3 से ऊपर, यानी 4 से जंप लगा सकता है, 5 से जंप लगा सकता है, 6 से जंप लगा सकता है। तो कहीं से भी जब जंप लगाएगा थर्ड पे, तो हम इसको कहेंगे कि ये पास्चन सीरीज है, और पास्चन सीरीज जो है वो इंफ्रारेड के लिए है। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज है। ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड के लिए। अब ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा
फोर्थ एनर्जी लेवल पे। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा फोर्थ एनर्जी लेवल पे तो हम कहेंगे ये ब्रैकेट सीरीज है और ये इंफ्रारेड के लिए है। उसके बाद लास्ट सीरीज है पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा फिफ्थ पे, जब कहीं से भी वो जंप लगाएगा फिफ्थ से तो हम कहेंगे ये पी फंड सीरीज होगी। हमेशा याद रखिएगा जंप हमेशा ऊपर से लगता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो फिर एनर्जी को इमिट करता है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, आप इसको नोट करें। तो अब हम इन पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम ये कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो एक एमसीक्यू से द इलेक्ट्रॉन कैन इमिट इन एनर्जी ओनली। तो इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी इमिट करता है जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप लगाता है, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर। उसके बाद क्वेश्चन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π होता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी तब इमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा 1 पे। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप लगाएगा ना 1 पे तो ये ज़्यादा एनर्जी इमिट होगी। अगर वो सेकंड से जंप लगाएगा फर्स्ट पे तो थोड़ी कम होगी। अगर वो थर्ड से फर्स्ट पे लगाएगा ज़्यादा, और अगर फोर्थ से फर्स्ट पे लगाएगा तो और ज़्यादा। अब हम ऑप्शन देखेंगे n = 4 to n = 1, इसमें तो सबसे ज़्यादा होगी। n = 5 to n = 2, तो ये 2 पे जंप लगा रहा है इसलिए कम होगी। इसमें भी जंप लग रहा है 3 पे, इसमें भी कम होगी। इसमें तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्योंकि 1 से 3 में लगा रहा है। तो इसमें बेस्ट जो ऑप्शन होगा फोर्थ से जंप लगाएगा जब फर्स्ट में। उसके बाद क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट जंप्स टू। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -13.6। अगर इसने एब्जॉर्ब कर दिया 10.4 तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 2 और 3, यानी माइनस की 3.2। तो -3.2 जो इसकी एनर्जी होती है वो कौन से ऑर्बिट में होती है? तो ये सेकंड ऑर्बिट में होती है, तो इसलिए हम कहेंगे n = 2। ठीक है, तो n = 2 यानी ये सेकंड ऑर्बिट में चला जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था ना सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, तो डिवाइड करोगे 4 से, 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो इस पे कितने टाइम्स लगेगा? 3 टाइम्स। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे 10.2 है ना, तो ये 10.4 होगा। ठीक है, और यहाँ से भी 3.4 आ रहा है। तो इसका मतलब है जब इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा अब इसकी एनर्जी हो जाएगी 3.4, और 3.4 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में होती है, इसलिए हम कहेंगे वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट देन विच। अच्छा, मैंने ये लिखा भी था पिछले लेक्चर में पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन मैंने नहीं किया, थोड़ी बात समझ लें। इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में होता है ना तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डबल होती है और काइनेटिक एनर्जी हाफ होती है। पर काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, मैंने वहाँ इक्वेशन में लिखा भी था, आप प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा, इसी लेक्चर में देख लीजिएगा पर थोड़ा सा पीछे से। तो हम कहेंगे इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सही है। इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर न्यूमेरिकली इक्वल, ये भी सही है। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इसलिए हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन है अ फोटॉन ऑफ 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखें ये जो 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हमेशा फिक्स अमाउंट में होगा। जैसे मैंने पिछले थोड़ी देर पहले बताया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का
जो फोटॉन एब्जॉर्ब कर सकता है या 12 पॉइंट समथिंग का एब्जॉर्ब कर सकता है, पर ये नहीं कर सकता क्योंकि ये उससे डिफरेंस में नहीं आता। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्जॉर्ब द फोटॉन। उसके बाद ये क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन इमिटेड इन बाल्मर सीरीज। अगर बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात होती है तो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में तब होगा जब हमारा L इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी तब हो सकती है जब इन्फिनिटी से जंप लगे, किस पे, एनर्जी से जंप लगे। बाल्मर सीरीज है तो हम कहेंगे 2 पे। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ, रेडबर्ग कांस्टेंट। इनिशियल फाइनल में लिखेंगे 2, इनिशियल में हम लिखेंगे 1 अपान इन्फिनिटी। तो 1 अपान इन्फिनिटी जो होती है वो 0 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको रिवर्स करेंगे तो 4 अपान रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इसका जवाब होगा 4 अपान रेडबर्ग कांस्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ फोटॉन इमिटेड इन लाइमैन सीरीज। अच्छा, अब लाइमैन सीरीज में जब हम मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि जब n2 से जंप लगेगा ना फर्स्ट में, इसमें एनर्जी कम एमिट होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अगर थर्ड से जंप लगेगा ना तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी। हमें यहाँ पे फाइंड करनी है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ तब हो सकती है जब वो n इज इक्वल टू 2 से जंप लगे n इज इक्वल टू 1 पे। तो हमने देख लिया है कि इनिशियल 2 होगा, फाइनल हमारा 1 होगा, तो 1 अपान लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपान 1 स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 1 होगा माइनस 1 अपान 4 होगा, तो ये हो जाएगा 3 अपान 4। तो इसको रिवर्स करेंगे तो 4 अपान 3 रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इन द 4th ऑर्बिट। अगर हाइड्रोजन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का 4th ऑर्बिट में है, देन विच सीरीज कैन नॉट बी इमिटेड। देखें, अगर वो 4th ऑर्बिट में है, यानी अगर वो 4th ऑर्बिट में है तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट फर्स्ट पे जंप लगा सकता है, यानी ये लाइमैन सीरीज को इमिट कर सकता है, या वो थर्ड पे जंप लगा, सेकंड पे जंप लगा सकता है, यानी वो बाल्मर सीरीज को इमिट कर सकता है, और वो थर्ड पे जंप लगा सकता है, यानी वो पास्चन सीरीज को इमिट कर सकता है। तो कौन सी सीरीज इमिट नहीं होगी, तो हम कहेंगे ब्रैकेट सीरीज जो है वो इमिट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, हाउ मेनी मैक्सिमम लाइंस कैन बी इमिटेड इफ इलेक्ट्रॉन इज इन द 4th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है तो हमारे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है, हम कहेंगे ये फार्मूला आप यूज करें तो मैक्सिमम लाइंस आपको पता चलेंगी। अब कौन से ऑर्बिट में है, 4 माइनस 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हम कहेंगे ये 6 लाइंस को इमिट कर सकता है। वैसे अगर आप कहें 6 लाइंस कैसे, तो देखें, इलेक्ट्रॉन सीधा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ सकता है, फर्स्ट पे आ सकता है, तो ये एक लाइन हो गई, या इलेक्ट्रॉन आपका सीधा सेकंड पे आ सकता है, ये दूसरी लाइन हो गई, या इलेक्ट्रॉन 4th से 3rd में आ सकता है, ये 3 लाइंस। तो 3 लाइंस तब हुई जब ट्रांजिशन हुई 4 से। अब आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वो 4 से उसने जंप लगाया 3 पे, अच्छा 3 से वो फिर जंप लगा सकता है कहाँ पे, फर्स्ट में, या वो 3 से वो जंप लगा सकता है 2 में। तो 2 सीरीज ये हो गई, 3 ये और 2 ये 5, या इलेक्ट्रॉन जंप लगा सकता है 2 से 1 में, तो ये 6 सीरीज हो गई। तो ये स्टडी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हमने शॉर्टकट फार्मूला बताया है, आप यहाँ से इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो आप ये नोट करें, तो फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम, जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स-रेज। एक्स-रेज आप पहले ही जानते हैं। एक्स-रेज क्या हैं? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। एक्स-रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं और उनकी जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम तक है, यानी 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक है।
These are chargeless, massless and moving with the speed of light. ये chargeless भी हैं और massless भी हैं. These cannot be deflected in magnetic field and electric field, क्योंकि इनके पास चार्ज नहीं है, इस वजह से ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे. Their wavelength can be determined by diffraction through crystals. ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि हम एक्सरेज की वेवलेंथ डिफ्रैक्शन के थ्रू फाइंड करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज को कैसे बनाया जाता है? तो these can be produced by striking a fast moving electron with anode. अगर आप यहाँ देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने सप्लाई दिया है, तो यहाँ से हम इस कॉइल को हीट करेंगे. जब हम इस कॉइल को हीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. इस प्रोसेस को कहते हैं थर्म आयोनिक इमिशन. थर्म आयोनिक इमिशन. व्हाट इज थर्म आयोनिक इमिशन? इट इज अ प्रोसेस in which certain metals emits the electrons when these are heated. जब हम कुछ मेटल्स को हीट करते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. अब समझिए, यहाँ पे हमने इस मेटल को हीट किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले. अब फर्दर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया बाय अप्लाइंग द वोल्टेज V. ये समझें एक किस्म का एनोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस एनोड के साथ स्ट्राइक करेंगे तो इनमें से रेडिएशंस निकलेंगे और इन रेडिएशंस को हम कहेंगे कि ये एक्स रेज हैं. So these can be produced by striking a fast moving electron with metals या with heavy anode. अच्छा, ये जो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज है ये रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि एक मेटल पे लाइट शाइन करते थे और इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एनोड पे एक यहाँ पे जो है हम एक एनोड पे इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवा रहे हैं और यहाँ से हम जो है फोटॉन्स को निकाल रहे हैं. इसका मतलब है ये रिवर्स प्रोसेस होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. ये क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद अब अगर आप एक्सरेज का स्पेक्ट्रम देखेंगे तो ये एक्सरेज का एक स्पेक्ट्रम है. कुछ वेवलेंथ पे ये पीक्स पे जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये जब कुछ वेवलेंथ पे पीक्स पे जा रही हैं तो इसका मतलब है इसके पास दो तरह के स्पेक्ट्रम्स हैं. एक स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस है, और एक स्पेक्ट्रम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है. यानी एक्सरेज के पास दो तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम ब्रेमस्टेलिंग ऑफ एक्स रेज भी कहते हैं. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो होता है एक्स रेज का वो इंडिपेंडेंट करता है नेचर ऑफ एनोड पे. यानी एनोड कोई भी होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे. अगर आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे, वेवलेंथ कम हो जाएगी. यानी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से. ये क्यों बनते हैं? तो देखें, ये जो है आपका एक हेवी एनोड है. इस हेवी एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये आपने इलेक्ट्रॉन फायर किया है. ये जब इलेक्ट्रॉन इस हेवी मेटल्स के अंदर जाएगा, तो जब ये हेवी एनोड के अंदर जाएगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इसको रोकेंगे, यानी ये इसको रिपेल करेंगे. तो आपका जो फास्ट इलेक्ट्रॉन था, ये जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या बन जाएगा? स्लो इलेक्ट्रॉन. तो हम कहेंगे इसकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? तो इसकी एनर्जी जो है वो यानी लाइट में चली जाएगी, फोटॉन में चली जाएगी, और उस फोटॉन को हम एक्स रेज कहते हैं. तो हम कहते हैं दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डेसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब ये इलेक्ट्रॉन टारगेट के अंदर आएगा तो टारगेट वाले इलेक्ट्रॉन की जो फील्ड होगी वो इसको रोकेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा, स्लो होगा, तो ये जब भी कोई चार्ज डेसेलरेट होती है तो वो क्या अपने साथ इमिट करती है? वो रेडिएशन इमिट करती है. तो ये भी रेडिएशन इमिट करेगा और इसकी वजह से ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा. उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम. अब कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम आप समझें. कैरेक्टर स्पेक्ट्रम जो होता है वो नेचर ऑफ एनोड पे डिपेंड करता है. अब देखें,
ये वाला जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर सकता है। जब इन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से नॉक कर सकता है। जब ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉक करेगा तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। सपोज करें ये आपको पता है K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, इस तरीके से ये जो है ये M शेल है, ये N शेल है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन K का नॉक कर दिया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई। जब वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होगी तो अब ये वैकेंसी L शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी फिल कर सकता है, M वाला भी फिल कर सकता है, N वाला भी फिल कर सकता है। तो इसको हम कहेंगे इनर ट्रांजिशन। जब इनर ट्रांजिशन होगी तो अगर K शेल वाला इलेक्ट्रॉन L शेल वाला इलेक्ट्रॉन K में आएगा तो वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल आएगा तो वो क्या इमिट करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा, वो एक किस्म का फोटॉन इमिट करेगा और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा हम उस स्पेक्ट्रम को कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा ये डिपेंड करेगा कि आपका एनोड कैसा था। तो मैंने लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एनोड, it is emitted due to the inner shell transition of इलेक्ट्रॉन की inner transition। अब देखें यहाँ पे एक नोमेनक्लेचर है। अगर आपकी वैकेंसी K में क्रिएट हुई तो ये वैकेंसी L वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, M वाला भी कर सकता है, N वाला भी कर सकता है। अगर ये वैकेंसी L ने फिल की तो आप इसको कहेंगे K अल्फा सीरीज, और अगर ये वैकेंसी M ने फिल की तो आप इसको कहेंगे K बीटा सीरीज, और अगर N ने की तो ये K गामा सीरीज होगी। तो मैंने लिखा है K सीरीज, इफ वैकेंसी क्रिएटेड इन K शेल, इफ वैकेंसी फिल्ड बाय L शेल तो ये होगा K अल्फा, और अगर ये वैकेंसी फिल करेगा M शेल वाला इलेक्ट्रॉन तो हम इसको कहेंगे K बीटा। याद रखिएगा K बीटा मोर एनर्जेटिक होगी देन K अल्फा से, और K गामा जो है वो इन दोनों से ज्यादा एनर्जेटिक होगी। इस तरीके से L सीरीज भी हो सकती है। L सीरीज कैसे होगी, अब हम सपोज करते हैं वैकेंसी क्रिएट हुई है L में। जब L में वैकेंसी क्रिएट हुई है तो ये K वाला फिल नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर वाले फिल करेंगे, यानी M फिल कर सकता है, N फिल कर सकता है। जब M फिल करेगा उस सीरीज को हम कहेंगे L अल्फा सीरीज, और अगर N करेगा उसको कहेंगे N बीटा सीरीज। इस तरीके से नोमेनक्लेचर चलता जाएगा। तो याद रखिएगा जो K सीरीज होती हैं वो L सीरीज से एनर्जेटिक होगी, ठीक है। पर अगर आपके पास K अल्फा, K बीटा, K गामा दिया जाए तो K गामा जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगी। तो आप इसको नोट कर लें। तो फिर हम आगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का करेंगे, वो है लेजर लाइट। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक है और इस लास्ट टॉपिक का नाम है लेज़र लाइट जो हम सुनते हैं। लेज़र देखें किसका जो है वो एक्रोनिम है। तो हम कहते हैं लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन, R फॉर रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। लेज़र क्या है? लेज़र इज मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट एंड हाईली डायरेक्शनल लाइट। लेज़र लाइट जो है याद रखिएगा ये कोहेरेंट लाइट भी है और मोनोक्रोमेटिक भी है, ठीक है। तो लेज़र लाइट आम लाइट से डिफरेंट इसलिए इस वजह से है कि आम लाइट कोहेरेंट नहीं होती है, लेज़र लाइट हमेशा कोहेरेंट होती है। अब हम समझेंगे कि ये लेज़र को अगर हमें समझना है ना, लेज़र एक्शन को, उसके लिए हमें कुछ प्रोसेस समझनी पड़ेंगी। तो हम शुरुआत करते हैं। एक प्रोसेस है जिसका नाम है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आपको पता है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। तो और जो ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, यानी हम कहते हैं इनफाइनाइट होता है। पर जब हम उन एटम्स पर या उन इलेक्ट्रॉन्स पे जब हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स पे जंप लगाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यानी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से क्या मुराद है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स N1 पे पड़े होंगे और जब हम इन पे फोटॉन इंसिडेंट
इमिशन करवाएंगे तो ये उन फोटान को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स पे चले जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हर एटम करता है, आम एटम भी करता है। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस इमिशन। जैसे आप जानते हैं कि एक्साइटेशन स्टेट जो होती है वो टेम्पररी स्टेट होती है। उस स्टेट में जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁻8 होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में 10⁻⁻8 सेकंड तक रह सकता है। उसके बाद उसको वापस आना होगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो एक फोटॉन एमिट करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन हर लाइट करती है। ठीक है, पर जो लेज़र में जो स्पेशल बात है वो ये है कि हम बात करेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन की। स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन को समझने के लिए आप समझें कि ये E2 है, ठीक है, और ये E1 है। ठीक है, अब ये जो एक एक्साइटेशन स्टेट है, ये एक ऐसी एक्साइटेशन स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम के लिए रह सकता है, और जिस एक्साइटेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम के लिए रहता है उसको मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻⁻10 सेकंड तक रह सकता है। नॉर्मल जो एक्साइटेशन स्टेट्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 तक रह सकता है, पर जो मेटा स्टेबल स्टेट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड तक रह सकता है। तो अब एक एटम था जो यहाँ एक्साइट यानी मेटा स्टेबल स्टेट में था, और आपने क्या किया कि इस एटम पे आपने एक फोटॉन इंसिडेंट करवाया, और इस फोटॉन की जो एनर्जी थी वो E2 - E1 थी। तो ये फोटॉन जब ये इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो ये फोटॉन इसको फोर्स करेगा कि आप ग्राउंड स्टेट पे जंप लगाएं। तो जब ये एटम ग्राउंड स्टेट पे जंप लगाएगा तो ये एक फोटॉन इंसिडेंट करेगा। ये जो फोटॉन इंसिडेंट करेगा और ये जो फोटॉन एमिट करेगा और जो फोटॉन इस पे इंसिडेंट हुए थे ये दोनों फोटॉन फेज में होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान हमें 2 फोटॉन मिलने वाले हैं, और वो जो 2 फोटॉन होंगे वो हमेशा आइडेंटिकल फेज में होंगे, यानी उसकी वजह से हमारी जो लाइट होगी वो कोहेरेंट होगी। फिर से सुने, मेटा स्टेबल स्टेट में हमारे एटम्स पड़े हुए थे और उन एटम्स पे एक फोटॉन ने स्ट्राइक किया और उस फोटॉन की एनर्जी तो थी वो E2 - E1 थी। ये फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा या इस एटम पे पड़ेगा तो इस फोटॉन की वजह से ये एटम नीचे ट्रांजिशन करेगा। तो जब ये एटम नीचे ट्रांजिशन करेगा तो हम कहेंगे ये फोटॉन एमिट करेगा, और ये जो फोटॉन एमिट करेगा वो इंसिडेंट फोटॉन से फेज में था। इसका मतलब है अब हमारे पास 2 फोटॉन आ जाएंगे और वो दोनों फोटॉन जो हैं वो आइडेंटिकल फेज में होंगे। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो मैंने लिखा है देयर आर सर्टेन एक्साइटेशन स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन स्टे फॉर लॉन्गर टाइम, दैट इज 10⁻³ दिस इज नोन एज मेटा स्टेबल स्टेट। इस स्टेट को कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। In this process, यानी stimulated emission, in this process when electron in metastable state means E2, the photon of energy E2 - E1 incident on it, उस पे एक फोटॉन ने इंसिडेंट किया, and then electron will jump from E2 to E1 and emits a photon which is in phase with the incident photon। अच्छा, अब अगर आप इस प्रोसेस को यानी स्टिमुलेटेड इमिशन को, जो कि लेज़र एक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेज़र एक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से होता है। तो अगर आप स्टिमुलेटेड इमिशन को डोमिनेंट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मेटा स्टेबल स्टेट में जो है एटम्स ज़्यादा होने चाहिए। नॉर्मली जो एटम्स ज़्यादा होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, पर हम कहेंगे कि हम यहाँ पे यानी मेटा स्टेबल स्टेट में एटम्स ज़्यादा रखना चाहेंगे, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि N2 में एटम्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू N1। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है मोर एटम्स आर इन स्टेट 2 एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो मैंने लिखा है the more atoms in N2 as compared to
atoms in N1. This is called the population inversion, और population inversion is the main source to dominate the stimulated emission. यानी अगर हम stimulated emission करना चाहते हैं तो हमारे पास E2 में एटम्स की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे पास एटम्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी तो स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट नहीं होगी, और जब स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेंट नहीं होगी तो हमारा लेज़र एक्शन नहीं हो पाएगा। अब बात समझे। अब ये जो दो फोटान हमें मिले, अब हम क्या करेंगे, इन दो फोटान को ज़ाया होने नहीं देंगे। हम ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि ये दो फोटान रिफ्लेक्ट होकर जो बाकी के एटम्स मेटास्टेबल स्टेट में पड़े हुए हैं उस पे जाके इंसिडेंट करें। अब सपोज करें ये दो फोटान रिफ्लेक्ट होकर इन दो एटम्स पे आए। जब ये इन दो एटम्स पे आएंगे अब हमारे पास 4 फोटान होंगे, और अभी भी हम इन 4 फोटान को ज़ाया होने नहीं देंगे क्योंकि हम इन फोटान को एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्दर इनको रिफ्लेक्ट करके अब ये 4 फोटान इन 4 एटम्स पे पड़ेंगे। जब ये 4 एटम्स पे पड़ेंगे तो अब हमारे पास 8 फोटान प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो फोटान्स हैं वो एम्पलीफाई होंगे, और ये 8 के 8 जो फोटान्स हैं ये फेज में होंगे क्योंकि वो एक टाइम पे इमिट आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है पहले हमें चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी तो हमारे पास फोटान्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फोटान को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में एटम ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि लेज़र एक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो ज़रूरी है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के साथ हमारी जो फोटान्स हैं वो एम्पलीफाई भी होना चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई लेज़र सिस्टम बनाएंगे तो उसमें रिफ्लेक्टिंग सिस्टम ज़रूर बनाएंगे ताकि हमारे फोटान रिफ्लेक्ट होते रहें, ताकि वो मल्टीप्लाई होते रहें। तो ये एक लेज़र एक्शन है। अब लेज़र एक्शन को आप ऐसे समझेंगे कि हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है ग्राउंड स्टेट, एक है मेटास्टेबल स्टेट, और एक है एक्साइटेशन स्टेट। ये एक्साइटेशन स्टेट यहाँ पे 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रह सकता है, और यहाँ पे 10⁻³ सेकंड के लिए रह सकता है, और ये ग्राउंड स्टेट है। शुरुआत में क्या होगा, हमारे सारे एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। इन ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को हम क्या करेंगे, पंप, यानी इनको पंप करके हम ये सारे एटम्स कहाँ रखेंगे, E3 में रखेंगे। जब हम सारे एटम्स E3 पे रखेंगे, अब ये जो E3 वाले एटम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वो कहाँ आएंगे, वो N2 में आएंगे। जब ये N2 में हमारे पास आ जाएंगे, अब N2 में जब हमारे पास एटम आ गए तो अब हम इन पे फोटान एक इंसिडेंट करवाएंगे, और उस फोटान की एनर्जी जो होगी वो E2 - E1 होगी। उसकी वजह से ये हमारा एटम नीचे आएगा और 2 फोटान एमिट करेगा। अब हमें अब ऐसा जो है यानी रिफ्लेक्टिंग सिस्टम बनाना है ताकि ये 2 फोटान फर्दर इन 2 एटम्स पे इंसिडेंट हो और हमारे पास 4 फोटान बन जाएं। फिर ये 4 फोटान फर्दर एटम के साथ इंटरेक्ट करके 8 फोटान बनाएं। इस तरीके से हमारा लेज़र एक्शन होगा। तो ये जो लेज़र मैंने आपसे डिस्कस किया ये 3 स्टेज लेज़र था। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लेज़र्स की। तो प्रैक्टिकल जो लेज़र हमारे पास होता है वो रूबी लेज़र है। रूबी लेज़र एक सॉलिड लेज़र है। लेज़र लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है। ये रूबी लेज़र है, ये एक किस्म का सॉलिड लेज़र है। रूबी क्या है, तो इट इज़ द क्रिस्टल ऑफ Al2O3, यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड का ये क्रिस्टल है। इसके हम कुछ एटम्स क्रोमियम से रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें जो है वो कलरफुल लाइट मिले। अच्छा, इट कंसिस्ट, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ये हमारे पास एक रूबी रॉड है और इस पे हमने 2 मिरर्स लगाए हैं। एक मिरर जो है वो कम्प्लीटली पॉलिश्ड है और दूसरा मिरर जो है वो पार्शियली पॉलिश्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक हेलिकल फ्लैश लैंप लगाई है। ये हेलिकल फ्लैश लैंप इसलिए लगाई है ताकि पॉपुलेशन हो सके। नॉर्मली इसके जो एटम्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट पे होंगे, तो जब हम ये लैंप ऑन करेंगे तो फोटान इंसिडेंट होंगे, और जब फोटान इंसिडेंट होंगे तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन स्टेट यानी E3 में चले जाएंगे। फिर E3 से वो वापस E2 में आएंगे।
जब E2 में आएंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई, यानी हमारे पास N2 में एटम ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू N1। अब क्या होगा, अब इन पे एक फोटॉन इंसिडेंट करेगा। जब एक फोटॉन इंसिडेंट करेगा तो ये एटम नीचे आएगा और हमारे पास 2 फोटॉन हो जाएंगे, पर हमारे पास मिरर्स लगे हुए हैं तो हम इन फोटॉन्स को ज़ाया नहीं करेंगे। अब ये 2 फोटॉन्स 4 फोटॉन प्रोड्यूस करेंगे आगे जाके। ये 2 फोटॉन 2 और एटम के साथ इंटरेक्शन करेंगे और 4 फोटॉन मिलेंगे, फिर 4 फोटॉन 4 एटम के साथ इंटरेक्शन करेंगे। इसी थोड़ी देर में हमारी जो क्या कहते हैं, थोड़ी देर में ही हमारी जो लाइट है वो एम्प्लीफाइड हो जाएगी। इस तरीके से लेज़र एक्शन हो पाएगा। अब हम लास्ट में डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ लेज़र। तो लेज़र के कौन कौन से यूज़ हैं, तो ये होलोग्राफी में यूज़ होता है। होलोग्राफी आजकल बहुत मशहूर है। होलोग्राफी एक आर्ट होता है जिसमें हम 3 डायमेंशन इमेज बनाते हैं बाय यूजिंग द लेज़र। तो होलोग्राफी में लेज़र यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर इन मेडिकल पर्पजेज। मेडिकल पर्पजेज में भी ये यूज़ होता है। आई का ऑपरेशन हो गया या कोई दूसरा ऑपरेशन हो गया तो उसमें भी हम लेज़र यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर प्रिसाइज सर्वे, अगर हमें कोई सही तरीके से किसी चीज़ को सर्वे करना है या मेजरमेंट्स करनी है तो उसमें भी हम लेज़र यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इन द फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन, लेज़र जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। यूज़ फॉर प्रिसाइज कटिंग ऑफ मेटल्स, अगर हमें मेटल्स को प्रिसाइज तरीके से कट करना है तो वो भी हम लेज़र से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 18। मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं आपको समझाने में। अब आप इनको खुद अच्छे तरीके से देखें और लास्ट में हम 2-3 MCQs आपसे डिस्कस करेंगे। आप ये नोट कर लें तो फिर मैं MCQs करवाता हूँ। अच्छा, आप ये कुछ MCQs देख लें। When electron of L shell is knocked and if this vacancy is filled by M shell then this emission is known as, तो इसको हम कहेंगे L अल्फा सीरीज। उसके बाद क्वेश्चन है द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज द रिवर्स प्रोसेस। तो ये रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। द रूबी इज अ क्रिस्टल ऑफ, जो रूबी जो है वो AlO3 का क्रिस्टल है। द लेज़र लाइट इज, लेज़र लाइट जो होती है वो कोहेरेंट भी होती है, मोनोक्रोमेटिक भी होती है, हाईली डायरेक्शनल भी होती है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। The more electrons in higher energy level as compared to electron in ground state is called, तो इसको कहते हैं population inversion। The laser light is coherent due to, तो laser light coherent क्यों होती है, क्योंकि इसमें stimulated emission होती है। और लास्ट क्वेश्चन है इन लेज़र एक्शन द एम्प्लीफिकेशन इज परफॉर्म्ड बाय, तो एम्प्लीफिकेशन मिरर्स की मदद से होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 18। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।